चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग डाइल सेल्डर रिएक्शन कर रहे थे, आगे बढ़ा जाए उससे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था और अब हम लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री पर अभी ध्यान मत दीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में भी बताऊंगा, उसके बाद इस पे समझेंगे, है ना। तो जैसे मान लो अगर हम लोग डाइल सेल्डर पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो मान लीजिए ऐसा कुछ ले लिया, तो मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज कर लो और इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए। हो गया होगा, ठीक है। चलो देखो तो पहला तो बन गया होगा भाई, ये डाई इनोफाइल हो गया जिसमें दो डाई इनोफाइल हैं, और ये डाई इन हो गया। इसको डाई इन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ही डाई इन की कैटेगरी में आएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी है, ठीक है, कंडीशन लिखे हैं हम लोग। तो अब इसमें भी क्या होगा, देखो जैसे ये 1 कार्बन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1 इससे जुड़ जाएगा और 4 इससे जुड़ जाएगा, है ना। ये बॉन्ड इधर टूट गया, इस पर निगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये ऐसे टूट गया, यहाँ निगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, तो ये इस पर जुड़ जाएगा। और इस वाले पोर्शन को जो रास्ते में पड़ रहा है, इसको हम लोग, है ना, इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे, दोनों में से कोई एक, क्योंकि इसका 2 मोल दिया हुआ है तो इधर भी वैसे ही हो जाएगा। तो देखो फाइनली ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, एक 6 मेंबर रिंग ऐसा, यहाँ पाई बॉन्ड एक कार्बन के थ्रू ऐसा, ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर चला आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है, और जैसा इधर बना है ठीक ऐसा ही इधर भी बना दो, क्योंकि सेम वैसा ही रिएक्शन हो रहा है। तो एक कार्बन के थ्रू ऐसा, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो आपको इसमें डाइल सेल्डर रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिएक्शन क्या है वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलो इसकी बात करी जाए, हाँ, तो इसमें ये डाई इनोफाइल है ना, ये हम लोग लिखे थे यहाँ पर, दिस इज डाई इनोफाइल। और ओहो ये गड़बड़ हो गया ना, हाँ ये गड़बड़ हो गया, ये भी डाई इनोफाइल ले लिया है, ये भी डाई इनोफाइल ले लिया है। इसमें लेटस से इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, फिर आप करिएगा। देखो लेटस से हम लोग ऐसा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, है ना, गड़बड़ हो गया सवाल। तो देखो ये बेंजाइन है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन, ठीक है, और ये डाई इनोफाइल है। इसको अगर इस तरफ तोड़ दें हम लोग तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। और सेम इसी तरह से मान लो इसको ऐसा शिफ्ट करोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव का बॉन्ड इससे हो जाएगा और ये पॉजिटिव का बॉन्ड इससे हो जाएगा। और फिर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऊपर या नीचे कर दो, दोनों जगह जाएगा बराबरी से, है ना। आधा ऊपर जाएगा और आधे मोल में नीचे जाएगा, लेकिन हम लोग कहीं एक जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। तो देखो ऐसा कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन के साथ ऐसा और यहाँ पाई बॉन्ड ऐसा है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पहली बार शायद हम लोग बेंजाइन जीओसी में शायद कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, कुछ बैच आगे चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं। तो इस बेंजाइन को एक इंटरमीडिएट है, ये एक जगह और आएगा, वहाँ पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। लेकिन इसको एक बार यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात इस पर कर लें, है ना, कि बेंजाइन क्या होता है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो बेंजीन पर एक पाई बॉन्ड है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, तो इस पर बात करते हैं। फिलहाल तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, इसको पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किए हैं हम लोग, एक तरफ तोड़ दिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आ गया, और इसको यहाँ जोड़ दिए, ऐसा कंपाउंड बन गया, है ना। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। ठीक है, बेंजाइन के इस बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किए हैं और ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेंजाइन के बारे में समझ लिया जाए तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको अगर आप नोट कर लें, है ना, तो थोड़ा हम बेंजाइन पर बात कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लो ज़रा। देखो, बेंजाइन जो होता है वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन। ठीक, अच्छा, बेंजाइन बनता कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। लेकिन बना बनाया बेंजाइन की अगर बात करें तो देखो, बेंजाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली ये पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लोग अगर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट, मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसा बन गया। ठीक है, तो अगर सबसे पहला सवाल मैं इसमें आपसे पूछूं कि भाई क्या ये एरोमेटिक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 2 4 2 6 2 8 बॉन्ड जोड़ देंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और हम लोग बोलेंगे कि ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें ये पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो देखो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और ये जो हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड का अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो एक ऐसा, और यहाँ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, एक ये sp2 ऑर्बिटल, एक ये sp2 ऑर्बिटल और एक ये sp2 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। sp2 ही है ना ये सारे कार्बन, बोलो भाई। तो sp2 की वजह से इसका एक बॉन्ड ये है सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, मतलब sp2 कार्बन है। क्लियर, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन का भी जो बॉन्ड होगा वो ऐसा ही होगा, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s स्फेरिकल ऑर्बिटल, ये sp2, ये sp2। अब अगर हम लोग किसी रिएक्शन के दौरान अगर हम लोग ऐसा करने में सक्षम हुए कि हम लोग ये 1s ऑर्बिटल यहाँ से हटा दिए, ठीक है, और इसके पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाए, और इसको इस तरह से हटा दिए कि यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला गया और इस पर प्लस चार्ज आ जाए। ठीक है, समझ रहे बात, कैसे बनता है वो हम लोग बात करेंगे। एराइल हैलाइड से बनता है एलिमिनेशन से, वो हम लोग पढ़ेंगे, बेंजाइन मैकेनिज्म ही है ArSN2। ठीक है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये समझें कि अगर हम लोग ये किसी तरह से इस तरह का सिचुएशन ऑब्टेन करने के, है ना, सक्षम हुए कि भाई एक sp2 ऑर्बिटल इसका खाली प्लस चार्ज और एक sp2 ऑर्बिटल पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ, इस तरह से अगर ये दोनों ऑर्बिटल खाली मिल गए अपने को sp2, तो ये जो बेंजाइन का स्ट्रक्चर है ना, ये इन दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट करके ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवरलैप हुआ है ये बहुत ही पुअर ओवरलैप है, बोलो भाई, क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर में एकदम पैरेलल नहीं है कि बढ़िया p ऑर्बिटल की तरह ओवरलैप हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दिख रहा है आपको, sp2 होने की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उसमें ओवरलैप हो रहा है। नहीं,
और ये दोनों sp2 ऑर्बिटल जो होंगे ये बेंजीन के प्लेन पर होंगे, बोर्ड के प्लेन पर। जिस प्लेन पर बेंजीन रखा है उसी में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, नहीं। और ये जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं ये बेसिकली इसके p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से बने हुए हैं, ठीक है। मतलब इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो ओवरलैप से जो ये पाई बॉन्ड बना है, तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में कभी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है भाई? क्योंकि ये बोर्ड के अबव और बिलो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ये दोनों p ऑर्बिटल ऐसा है, देखो ये दोनों p ऑर्बिटल ऐसा है ना, और इन दोनों p ऑर्बिटल का ऐसे साइडवेज ओवरलैप हुआ है तब ये बना है। और ये दोनों p और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऐसे हैं, और इनके साइडवेज इस तरह से ओवरलैप से, पुअर ओवरलैप से ये बॉन्ड बना हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? साइडवेज ओवरलैप से बॉन्ड बना है तो पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल की बात करें, ये ऑर्बिटल की बात करें, ये ऑर्बिटल की बात करें, ये ऑर्बिटल, ये सब बढ़िया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है। लेकिन इसका रेजोनेंस इसके साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसके इन p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन पर है। बात इतनी समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई बॉन्ड है ज़रूर, लेकिन इस जो एरोमेटिसिटी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है। समझ गए बात ना? इसलिए ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक ही होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी का जो कंडीशन है कि 6 पाई या 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड p इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 6 पाई ही है अभी इसके पास 8 नहीं हो गए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना जरूर है लेकिन रेजोनेंस में नहीं है। समझ के बाद इतना? तो ये बेंजाइन अपना स्ट्रक्चर है। सिंस ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है और पुअर ओवरलैप है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इस वजह से ये पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है। और वीक है मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर है। तो इसीलिए ये जो इंटरमीडिएट है ये पाई बॉन्ड टूट जाना चाहता है। कोई भी रिएजेंट डालेंगे तो ये पाई बॉन्ड सबसे पहले टूट कर उससे बॉन्ड बना लेना चाहता है, क्योंकि बहुत वीक है, बहुत पुअर ओवरलैप हुआ है, नहीं। तो इसलिए ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड सिर्फ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये एकदम रिएक्टिव है, एकदम बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि ये पुअर ओवरलैप किया हुआ है, इससे उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। समझ के बात ना? दूसरी बात, तो बेंजाइन का स्ट्रक्चर अपने को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। एक बात और कि ये ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आप सोचें तो कहीं ऐसा आपने नहीं पढ़ा है, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ही होता इसलिए है कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आप हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो, तो ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड बाय साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, एक्सियल ओवरलैप से या है ना हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये साइडवेज ओवरलैप किए हुए हैं तो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। समझ गए बात इतनी? इसमें सब कार्बन sp2 ही हैं। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देता है और आपसे पूछता है कि बताओ इसमें कितने sp कार्बन है, कितने sp2 हैं, तो कई बार ये सवाल आपने गलत किया होगा। कई बार हम लोग 11th में टेस्ट में पूछते हैं और कई बार आपने गलत किया होगा। आप जोड़ोगे sp2 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 sp2, 4 sp2, इस पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp तो 2 sp बोल दिए, लेकिन नहीं, इसके पास सब sp2 है। ये अभी भी sp2 है और ये sp2 साइडवेज ओवरलैप किया हुआ है। sp तो तब होता ना जब इसके 2 p ऑर्बिटल, इसके 2 p ऑर्बिटल एक ऐसे डायरेक्शन से पाई बॉन्ड बनाते और एक ऐसे डायरेक्शन से पाई बॉन्ड, py और pz ऐसे बनाते, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। समझ गए बात ना? तो ये चीज़ है। तो बेंजाइन इज़ एरोमेटिक, इट इज़ हाईली रिएक्टिव, है ना, बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल, है ना, साइडवेज। तो ये चीज़ हो गई। तो इसी वजह से इसको हम लोग डाईइनोफाइल बोल दिए, क्योंकि इसके पास तो और वीक बॉन्ड है जो बड़े आसानी से टूट कर वहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बेंजाइन की बात। अब ये सवाल कर लिया होगा सभी ने, आई थिंक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर आप इसको सीधा इधर और इसको सीधा इधर जोड़ दिए होगे ना तो गलत हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पर और यहाँ पर कुछ जुड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका जो नेचुरल रेजोनेंस है वो ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो NO2 की तरफ पाई बॉन्ड जा रहा होगा, तो इस कार्बन पर नेचुरली पॉजिटिव और इस कार्बन पर नेचुरली नेगेटिव आएगा। और इसमें जो रेजोनेंस है ये इसका +m इफेक्ट है, और इसमें इस पर नेगेटिव आएगा, है ना, इस पर नेगेटिव आएगा, और जब ये इधर से इस पर नेगेटिव भेज रहा है तो ये पाई बॉन्ड भी इधर ही आएगा, नहीं तो इस पर प्लस आएगा। तो इस बार ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, या अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, इसको न भी सोचें, इसका रेजोनेंस न भी सोचें, है ना, न, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर हो जाए, तो आप सिर्फ इतने का रेजोनेंस देखें तो ये वाला जो ग्रुप है OCH3 ये +m शो कर रहा है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है नेचुरली, और इसमें ये -m शो कर रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो बेसिकली इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ना चाहिए। समझ गए बात ना। तो इस वजह से अगर आप इसको सीधा जोड़ दिए होगे तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा नहीं, तो क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा या इसको पलट देना होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में इससे नहीं जुड़ेगा, ये मॉलिक्यूल जो है अब इसको ऐसा पलट देंगे हम लोग, NO2 नीचे आ जाएगा, और तब ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे आ जाएगा, तब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम लोग सीधा आंसर लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा आंसर यहाँ पर बनाएंगे, ये OCH3 ऐसा रहेगा, ये वाला बॉन्ड ये वाला इससे जुड़ा है, तो NO2 यहाँ पर आएगा। क्या इसको पलट दोगे तो इसके, है ना, यहाँ पर NO2 आएगा, देखो, नहीं तो नंबरिंग कर सकते हो भाई, 1 2 3 4, और 1 का बॉन्ड इससे होगा, है ना, तो 1 2 3 4 है, और इसको आप क्या रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, तो 1 का बॉन्ड आप 5 से बनाओगे, इसका बॉन्ड 6 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। इस तरह से नंबरिंग करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जब अगर अब कैसे पहचानेंगे सर, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए, उसमें ये नहीं देखे, या जिसमें दोनों तरफ जुड़ा था नहीं देखे। दोनों तरफ जुड़ेगा, मान लो इधर भी NO2 होता तब तो कोई मतलब ही नहीं होता, तब तो रेजोनेंस जो होता वो दोनों तरफ बराबर हो रहा होता, तो दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर होते। समझिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मैं यहाँ पर भी NO2 जोड़ देता, है ना, और बोलते कि सर अब क्या बनेगा, तब तो आप चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना, तब इसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया। लेकिन अगर एक ही तरफ जुड़ा होगा तब इसका इंपॉर्टेंस है कि इसका नेचुरल रेजोनेंस ऐसा है, इसका नेचुरल रेजोनेंस ऐसा है, तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा मेजर। समझ के बात में, सेम चीज़ इसमें ज़रा अप्लाई करो तो देखा जाए, तो इसमें भी नेचुरल रेजोनेंस जो इसका है वो ऐसा है, मतलब यहाँ नेगेटिव ला रहा है, और इसका जो नेचुरल रेजोनेंस है वो यहाँ पॉजिटिव ला रहा है, मतलब इसका बॉन्ड इस वाले कार्बन से होगा। तो क्या किया जाए, इसको पलट दिया जाए। तो इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 6 मेंबर्ड रिंग फिर से बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, और जब इसका बॉन्ड इससे करा दोगे तो ये वाला जो रास्ते में पड़ने वाला पोर्शन है फिर इसको ऊपर उठा दोगे, तो ये OCH3 वाले कार्बन से स्टार्ट होकर ठीक उसके अपोजिट कार्बन पे जाके जुड़ जाता है। तो ऐसा कुछ बनेगा, नहीं समझ में आ रही है ना बात। तो ये कहानी अपनी इस तरह के क्वेश्चंस की हो गई कि जब इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हम लोग इसका नेचुरल रेजोनेंस वाला जो सिचुएशन देखते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके मैकेनिज़्म में जो बॉन्ड बनता था, अगर नेचुरल रेजोनेंस प्रेजेंट है डाईइन में या डाईइनोफाइल में, तो थोड़ा बहुत उसका इम्पॉर्टेंस होगा ज़रूर, है ना, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि उस पर नेचुरल चार्ज होगा, तो वो इस तरह से जुड़ना चाहेगा कि जो चार्ज अपोजिट चार्ज हैं वही एक दूसरे से कंबाइन करें। समझ गए बात। तो ये बात हो गई, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, एकदम इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना ही सोचना है। सर ये ऐसा लगा होता, यहाँ कुछ और होता तो जिधर ज़्यादा होता, वो सब नहीं सोचना है। यही क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन हो गया, समझ गए। मतलब ये नहीं सोचो कि सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, सर यहाँ पे मान लीजिए NO2 लग गया होता तो, है ना, या नाइट्राइल ग्रुप लग गया तो किसका रेजोनेंस ज़्यादा होता, किसका कम होता, तो ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें बस यही मैक्सिमम लेवल है, समझ गए बात में। तो इतना ही पे रुक जाना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, ठीक है।
ज़्यादा सोचकर ये सब सवाल हम लोग गलत कर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हुआ इतना बात। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखा जाए, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा सा देखा जाए। लिखो लिखो, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन is example of stereo specific reaction। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, क्या होता है एक बार मन में दोहराइए। व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन? जिसमें एक स्टीरियो आइसोमर एक ही प्रोडक्ट, एक ही सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनाए और दूसरा स्टीरियो आइसोमर दूसरा सेट ऑफ आइसोमर बनाए, है ना। ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जाम्पल है, जैसे ये है, और मान लीजिए कि आपको एक ऐसा एल्कीन ले लिए जो सिस है और इसमें हीट करके हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? और अगर हम लोगों ने एक दूसरा डाईइन ले लिया और एक ऐसा ट्रांस फॉर्म ले लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और ये ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये वाला, अब याद करो कि हम लोग यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल बनाए थे कि ये sp3 ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो पाई बॉन्ड है ये बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है, ये दोनों आर पार्ट बोर्ड के प्लेन पर ऐसे हैं, तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो दोनों ऐसा होगा। अब इसमें यहाँ पर इमेजिन करो कि sp3 ऑर्बिटल डेवलप हो जाएगा और ये इसके ऊपर से आके ऐसे जुड़ेगा, मतलब सिन एडिशन हो रहा है, सिन सेम साइड। तो अगर सिन होगा तो जब ये sp3 हो जाएंगे पाई बॉन्ड बनने के बाद, है ना, जब ये sp3 हो जाएगा पाई बॉन्ड हटने के बाद, तो ये दोनों आर पार्ट एक ही डायरेक्शन में होगा नहीं, मतलब ऐसा कुछ बनेगा क्या, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और ये दोनों आर पार्ट नीचे चले जाएंगे। अगर ये ऊपर से अटैक किया तो दोनों आर पार्ट नीचे चले जाएंगे, और अगर ये एल्कीन इस पाई बॉन्ड पर पीछे से अटैक किया तो ये दोनों आर पार्ट sp3 होकर आगे आ जाएंगे। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात ना? तो ये दोनों आर पार्ट आगे आ जाएंगे और ये दोनों सेम है ना, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज भले दिखाई दे रहा है कि सर ऐसे मिरर रख देंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये मीज़ो है ना। तो मीज़ो है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके पास और इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इसको ऐसे पलट दें तो ये बन जाएगा, तो मतलब ये दोनों सेम है, बस हम लोग बनाए अलग अलग। तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ मीज़ो, है ना। तो देखो जरा, ये सिस था, इस पर सिन एडिशन हुआ, तो CSM यहाँ पर भी एप्लीकेबल है क्या? सिस सिन मीज़ो, दिख रहा है ना बात। तो ये तो स्टीरियो स्पेसिफिक में पढ़े थे हम लोग, है ना, हाइड्रोजनेशन में। उसी तरह से अगर इसमें आप इमेजिन करेंगे तो ये ट्रांस है और ये एल्कीन जो है डाईइन है, ये सेम साइड से अटैक करेगा, तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे, लेकिन जब उसको सामने रखोगे तो ये वाला बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर रहेगा, ठीक है। या अगर आपको इमेजिन करने में दिक्कत है तो सिंपल क्या बात करो कि भाई ये अपना ट्रांस है, सिन एडिशन हो रहा है, तो TSR ये चीज़ एप्लीकेबल होगी ही, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर दूसरे साइड से अटैक हुआ तो ये वाला R बिलो हो जाएगा और ये वाला R अबव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? सिंपल है, ये इस पर आया, ये दोनों एक R पार्ट इधर है, समझा देता हूँ चलो। ये R पार्ट है, ये R पार्ट है, दोनों ऐसे हैं। सामने से आया ये डाईइन, ये दोनों कार्बन जिससे ये जुड़ा हुआ है ये sp3 हो जाएगा, तो ये दोनों पीछे झुक जाएंगे दोनों, क्योंकि सामने से आप अटैक करा रहे हो इसका डाईइन का।
डाई इन इस पे सामने से अटैक कर रहा है, तो ये दोनों आर पार्ट, एक इधर है एक इधर है, ये एक आर पार्ट है ये दूसरा आर पार्ट है, ये दोनों पीछे झुक जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब आप ऐसे सीधा रखोगे तो एक अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बाहर आता दिखाई दे रहा है। दोनों ऐसा था, दोनों पीछे झुक गए, लेकिन जब आप इसको सीधा करोगे तो एक पीछे जा रहा है मेरी तरफ और एक जा रहा है आपकी तरफ। हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है ना, बस इतना बहुत है। तो अब इस बार ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसको पलट देंगे तो वापस यही बनेगा, ये नहीं बन रहा है। देखो तो इसको पलट दोगे तो ये पीछे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये नहीं बना। तो ये अगर हाँ इसके सामने मिरर रख दो तो ये अबव है तो उसका इमेज बिलो जाएगा, ये बिलो है तो उसका इमेज अबव आएगा, पाई बॉन्ड की जगह चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों आपस में है ना एनेंशियोमर्स हो गए। तो ये एनेंशियोमर्स हुए और दोनों बराबर बनेगा, क्योंकि अबव अटैक और बिलो अटैक का पॉसिबिलिटी बराबर है। तो इस वजह से इसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो इसीलिए हो गया ट्रांसफर सिन एडिशन तो रेसिमिक बनेगा। समझ गए बात ना। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत कम पूछता है। ठीक है, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा तभी इतना दिमाग लगाएंगे, है ना, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछेगा तभी इतना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें जस्ट आपको प्रोडक्ट लिखना ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतनी बात? चलो अब देखो, अब आओ नोट में दूसरा पॉइंट नोट करके। पहला पॉइंट तो स्टीरियो स्पेसिफिक लिख दिए, दूसरा पॉइंट लिखो, लिखिए कि द डाई इन शुड बी सिस टू ईच अदर फॉर दिस रिएक्शन। द डाई इन शुड बी सिस टू ईच अदर, है ना, सिस दोनों एक साइड में होने चाहिए, है ना, सिस पोजीशन पे होना चाहिए, सिस टू ईच अदर फॉर दिस रिएक्शन। समझे मतलब इस ये रिएक्शन डाइल्स एल्डर केवल ऐसे ही डाई इन दे सकते हैं जिसमें ये दोनों पाई बॉन्ड सेम साइड में आ सके, क्योंकि इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड इस डाइइनोफाइल से होता था, याद है ना। अगर एक बॉन्ड ऐसा है और एक बॉन्ड इधर है तब यहाँ डाइल्स एल्डर नहीं होगा। समझ रहे ना बात? तो ये हो गया कि ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर हैं और ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के सेम साइड है, मतलब सिस पोजीशन पर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, देख रहे हैं ना, तो ये तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगा ही, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये इस कॉन्फॉर्मेशन में रहे, तो क्या ये कॉन्फॉर्मेशन डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगा? नहीं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर है और एक इधर है। लेकिन ये मॉलिक्यूल देगा क्या? तो देगा, क्योंकि यहाँ बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे रोटेशन तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है? तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा, एक पाई बॉन्ड इधर है एक इधर है, तो ये रोटेट करके इस तरफ आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डाई-इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन देगा, तो यस बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये सिर्फ इसका एक कॉन्फर्मेशन बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल इस कॉन्फर्मेशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कॉन्फर्मेशन लिखा होगा, आप बोलोगे कि नहीं देगा। समझ के बात? हाँ। अब जहाँ पर ऐसा रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पर डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा, अगर ये दोनों आपस में ट्रांस हुए तो। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ। जैसे मान लो अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने और पूछे कि क्या ये डाइल्स एल्डर देगा, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये डाई-इन दोनों सेम साइड है इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस। हाँ बिल्कुल सेम साइड है, तो ये डाइल्स एल्डर दे देगा। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल देख लें तो ये सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ट्रांस हो गए
और इस बार ये घूम के सेम साइड नहीं आ सकता इसकी तरह, क्योंकि इस बार अब रिंग है, तो अगर ये घूम ही नहीं सकता क्योंकि ये सब बॉन्ड से बंधा हुआ है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डायल सेल्डर देगा क्या, तो ये नहीं देगा। आई कहानी समझ में। तो अगर अपने पास दोनों जो डाई इन हैं वो ट्रांस पोजीशन पर फंसे हुए हैं तो वो डायल सेल्डर नहीं देंगे। इसमें इन जनरल आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये कॉन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर का रिएक्शन है, उसमें एक इसी कॉन्फॉर्मेशन में ये ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर में वो बहुत तेज़ी से घूम रहा होगा और वो इस कॉन्फॉर्मेशन में बड़े आसानी से आ सकता है, समझ गए। तो इसमें कॉन्फॉर्मेशन की बात नहीं पूछेगा आपसे, इसमें मॉलिक्यूल पूछेगा। तो कॉन्फॉर्मेशन में मत परेशान होना कि सर बनाया ऐसा है तो हम कॉन्फॉर्मेशन सोचेंगे क्या, नहीं, मॉलिक्यूल ही सोचोगे हमेशा। और इसको आप नहीं पलट सकते क्योंकि ये ट्रांस बना हुआ है और ये रिंग है, इसलिए यहाँ पर डायल सेल्डर नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो हाँ, इसको जल्दी से नोट कर लो। और इसमें कुछ एग्जाम्पल, अब इंफॉर्मेटिव टाइप का कुछ एग्जाम्पल है वो हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल है, इसमें कुछ बातें हैं, तो उसको मैं क्वेश्चन लिख कर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो आपको पता, देखे होंगे, आइडिया होगी तभी कर पाओगे ना, तो वो मैं बता देता हूँ। हाँ, ऑल्दो बहुत रेयर चांसेस हैं कि उस तरह के क्वेश्चन आए, बट होते हैं तो बता दिया जाए। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट ठीक है भाई। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े से इंफॉर्मेटिव टच लिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, तो इसमें अगर हम लोग ऐसा इसको जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों पाई बॉन्ड्स जो होने चाहिए वो सेम साइड होने चाहिए, लेकिन इस तरह के मॉलिक्यूल में ये जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड अब नेचुरली सेम साइड नहीं रहेंगे, क्योंकि इन दोनों में हाई रिपल्शन हो रहा होगा, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, बना दिया गया छोटा छोटा प्लस साइन, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दोनों पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये इधर घूम जाए तो ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल इधर आ जाएगा, नहीं, तो ये दोनों एक्क्रॉस रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर एकदम फ्री रोटेशन नहीं है, समझ गए। अब वो अपोजिट ही रहेंगे और वो सेम साइड नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ रोटेशनल है ना, वो बैरियर लग गया है कॉन्फर्मेशन की तरह। तो इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बना सिस है लेकिन सिस में रह नहीं पाएगा, ट्रांस रहेगा, ठीक है। चलिए बेंजीन के साथ करा दें, तो भूल के ऐसी गलती मत कर देना कि भाई ये इधर आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आया, इसको इधर तोड़ दिए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया, इसको जोड़ दिए, और सर ने बताया था कि इसको ऊपर कर दो तो ऊपर कर दिए। नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझे बात। बेंजीन हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, और डाइलसेल्डर रिएक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। उसमें एक डाइनोफाइल का 1,4 साइक्लो एडिशन होता है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता है ओजोनलेसिस को छोड़कर, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी का लॉस होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एरोमेटिसिटी का लॉस होगा। तो पॉइंट ये है कि 2 सिग्मा
से जो एनर्जी रिलीज हुई वो एरोमेटिसिटी के एनर्जी को सफाइस कर पा रहा है कि नहीं, उसको कॉम्पनसेट कर पा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो दे देगा, तो बेंजीन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समझ के बात ना, ये अपना इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, 36 किलो कैलोरी है, वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नैफ्थलीन भी रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसका भी जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो 61 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अगर ये टूट के इसके साथ रिएक्शन दे दे तो इसका बेंजीन का 36 किलो कैलोरी होगा, तो इसके पास भी एक ही बेंजीन बचेगा। ठीक है ना, तो इससे अगर जुड़ जाए तो इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेटिव है, मैं बता रहा हूँ। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, नैफ्थलीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये बात तो आप लिख लो कहीं। बेंजीन एंड नैफ्थलीन्स डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन अदर देन ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखो। एंथ्रासीन गिव्स, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं और हम लोग फिर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 1,4 एडिशन है यहाँ पर भी, तो सेम चीज़ ऐसा ही होगा। ये बीच वाली रिंग जो है ना, ये ऐसे टूट गई, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आ गया, और ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड इसके साथ, ये बॉन्ड इसके साथ, मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर से ऐसे जुड़ जाएगा। देखो मैं बना रहा हूँ, आप समझिएगा। ये बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड, तो इसलिए इसको यहाँ बना दे रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह से क्या, ये 2 कार्बन के थ्रू ये ब्रिजहेड पर ऐसा जुड़ जाएगा। दिख रहा है बात, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड था ये ऊपर से ऐसे आके इससे 1 और 4 पोजीशन पे ऐसे जुड़ गया। दिखाई दी बात। तो इसके पास 2 इंडिविजुअल बेंजीन रिंग हो गए, और इंडिविजुअल बेंजीन रिंग यहाँ पर 2 मिल रहे हैं अपने को, इसलिए एंथ्रासीन जो है वो एडिशन रिएक्शन दे देता है किसी भी टाइप का। ठीक है, 1,4 टाइप का कोई भी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो अब ये बात ध्यान रखोगे, एनर्जी याद करना जरूरी नहीं है कि किसका कितना रेजोनेंस एनर्जी है, क्या है, कैसा है। सिंपल आप ये बात ध्यान रखोगे कि बेंजीन एंड नैफ्थलीन डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन वाइल एंथ्रासीन गिव्स 1,4 एडिशन रिएक्शन, है ना। तो एंथ्रासीन में ब्रोमिनेशन भी हम लोग 1,4 कराए थे, HBr का रिएक्शन भी हो जाएगा, और उसी तरह से है ना ये डाइल सेल्डर भी दे देगा। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे बस, और एंथ्रासीन के आगे आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो 5th 6th 7th। अब देखो ये सब एरोमेटिक हैं, ये है फ्यूरान, ये है पाइरोल, और ये है थायोफीन। तो यहाँ पर फ्यूरान ये रिएक्शन दे देता है और ये ऑक्सीजन ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। प्रोडक्ट तो बना ही लोगे अब आप। फ्यूरान में ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन पाइरोल और थायोफीन ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि इन दोनों का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो हाई रेजोनेंस एनर्जी होता है एज कंपेयर टू फ्यूरान। बेंजीन से कम होता है इसके पास रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन इन तीनों की कंपेयर अगर हम लोग करें तो फ्यूरान क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इसके पास नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरह से समझो ईथर की तरह है, तो ये बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं कर रहा है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि नाइट्रोजन और सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। नाइट्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, है ना। इसका 3 होता है, इसका 2.5 होता है पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्योंकि सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी थायोफीन का है, फिर पाइरोल का है, सबसे कम फ्यूरान का है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो थायोफीन का रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा पाइरोल का, और फिर होगा फ्यूरान का। ठीक है, इधर से इधर रेजोनेंस एनर्जी जो है वो बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सेंट्रल जो हेट्रो एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो है वो अच्छा होगा, इसका
भी अच्छा होगा लेकिन इससे कम, और इसका सब बहुत पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होगा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखना ना, समझ रहे हैं बात। तो एक इन्फॉर्मेटिव ही है कि ये रिएक्शन दे देगा लेकिन थायोफीन और पायरॉल ये रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, समझ के बात। इन तीनों का कंपैरिजन ये हो रहा है, ये नहीं कि थायोफीन का सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है, बेंजीन का अभी भी ज़्यादा है, समझ गए। इन तीनों में जिसमें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उसकी बात करी जा रही है, तो उसमें इन तीनों में इसका ज़्यादा है। और देखेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बढ़ा जाए आगे। चलिए तो लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ कार्बीन। किस पर? एल्कीन पर, ठीक। तो हाँ, अब एडिशन ऑफ कार्बीन जो है ये एल्कीन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अगले एल्काइन पर पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग को बात करना है ना। तो कार्बीन भी एक नया रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो इसकी बात अगर कर ली जाए तो सबसे पहले हम लोग कार्बीन के बारे में ही जान लें, ठीक है। व्हाट इज कार्बीन? ठीक, तो पहले हेडिंग करो कार्बीन, पहले कार्बीन पढ़ लिया जाए फिर एडिशन में देखेंगे हम लोग। लिखो कार्बीन्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बीन्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इस कार्बन पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 ये दिखाई दे रहे हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। तो 2 बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन हो गया 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं तो हो गया 6। तो इस कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। और कार्बीन जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है ना सिंगलेट टाइप का, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ऊपर से लिख रहा हूँ। तो जो कार्बीन है वो अपना 2 तरह का होता है ना। एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। बस ये 2 ही तरह का होता है, सिंगलेट टाइप का और ट्रिपलेट टाइप का, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये स्पिन पेयर करके रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपलेट कार्बीन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों सेम स्पिन के होते हैं। तो अगर एरो पर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है ना तो दोनों का अलग अलग मतलब हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया और एक सिंगलेट हो गया, ठीक है ना। तो चलो इन दोनों के बारे में अब सारी बातें समझ ली जाए फटाफट। सिंगलेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, एक ये सिग्मा बॉन्ड एक ये सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर इस कार्बीन का है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक ये sp2 जिसमें एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। पेयर होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कार्बन के पास तो 3 p ऑर्बिटल होते हैं, sp2 का तो लेखा जोखा मिल गया। एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ होगा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ होगा जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक में इलेक्ट्रॉन पेयर रखा है, ठीक है। 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 p ऑर्बिटल कार्बन का पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन कार्बन के पास होता है 3 p ऑर्बिटल। तो तीसरा कहाँ है? तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा क्या है? खाली पड़ा है। तो अगर ये sp2 इस तरह से बोर्ड के प्लेन पे पड़ा है तो जो तीसरा p ऑर्बिटल जो खाली पड़ा है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा होगा
जिसको मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेकेंट p ऑर्बिटल। तो सिंगलेट का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, समझ के बाद, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो गया। तो चलो सारी बातें लिखते हैं। sp2 है, शेप की बात करें तो बेंट शेप होगा, क्योंकि इसको तो जोड़ोगे नहीं और ये दोनों sp2 होकर थोड़ा सा इस तरह से रहेंगे, तो बेंट शेप हो गया, ठीक है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कैटेगरी में पढ़ा गया है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होकर ऑर्बिटल में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पेयर होकर ऑर्बिटल में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पेयर होकर एक ही ऑर्बिटल में है। इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, ठीक है, ये चीज़ है। फिर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, समझ के बाद। उसी तरह से अगर हम लोग ट्रिपलेट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, ठीक है। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस बार यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा, और ये दोनों p ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो s और p हो गया, ठीक है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल और होंगे, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके दोनों p ऑर्बिटल में है। एक लेटर से कि py में होगा, तो दूसरा जो ये डॉटेड लाइन से बनाया गया है, तो ये pz में होगा, उसके परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। शेप अगर कोई पूछेगा तो लीनियर बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया नहीं, और इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये भी रिएक्टिव हो गया। क्या भाई, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इस बार 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड पड़े हैं, इन दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को पेयर्ड मान लेंगे कि 2 तो हैं सर, नहीं, वो दोनों सेम स्पिन के हैं, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसके पास 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो रेडिकल अगर आप याद करें तो उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो रेडिकल टाइप होता है, और ये क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है एक अपने ऑर्बिटल में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, मतलब लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है। तो इसका जो रिएक्शन है, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो रिएक्शन होता है वो रेडिकल टाइप होता है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल और रेडिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रेडिकल बोलें, दोनों का नाम अलग अलग कर दिया ना। केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना ही इलेक्ट्रोफाइल होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट इसमें एम्बिग्विटी है काफ़ी, है ना। कुछ किताबों ने रेडिकल को भी इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया है ना, क्योंकि वो सिर्फ डिफिनीशन से जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इस डिफिनीशन से जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है, मतलब कोई भी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको भी उन लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, बट बेसिकली जो डिफरेंस है वो लुईस एसिड का जो काइनेटिक टर्म है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पेयर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें अलग अलग एक्सेप्ट करेगा, पेयर नहीं करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लेकिन पेयर नहीं करेगा, समझ रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही में एक्सेप्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं पेयर,
ठीक है, खैर छोड़ो, इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड, लुईस बेस की बात करेंगे तब हम लोग उस पर और डिटेल में बात करेंगे, अभी उसमें उलझना बेकार है। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने को आपको आए, या कैसे सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बात करें तो देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट का लिखोगे 4s2 2p2, यही होता है ना, ये है। तो ये कार्बन क्या करता है ना, ऐसे ही हाइब्रिडाइज कर गया, तो इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और एक बेचारा खाली पड़ा है। मान लिया कि ये px है, ये py है, तो ये pz होगा, तो ये pz होगा। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन अपना 1s इलेक्ट्रॉन लाकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होकर रह जाएगा, इसमें भी पेयर्ड अप होकर रह जाएगा। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं और ये खाली पड़ा है, वही चीज़ दिखाई दे रहा है। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए उसका परपेंडिकुलर वाला खाली है, वही चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरा, बॉन्ड बनने के बाद इसके sp2 ऑर्बिटल्स तीनों ऐसे दिखाई दे रहे होंगे क्या, बॉन्ड बनने के बाद। ये तो पेयर्ड था ही, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, और एक ये खाली है, इसको मत भूलो। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो इस सिंगलेट कार्बीन का अगर हम लोग टोटल स्पिन निकालें इलेक्ट्रॉन का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। बोलो तो अगर इसमें इन तीनों का, इस सिंगलेट कार्बीन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये भी पेयर्ड हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, एक स्पिन प्लस हाफ लेते हैं, एक माइनस हाफ लेते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो टोटल स्पिन 0 आ गया। और एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो होता है 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1। तो टोटल स्पिन यहाँ पर कितना है, 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 1। तो 1 आई, इसीलिए इसका नाम होता है क्या, सिंगलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1 है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया सिंगल, सिंगल से 1 आया। इतनी बात समझ में आ गई। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन कर लिया जाए तो इसमें देखो, इसमें भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यही होगा, 2s2 2p2। तो इस ट्रिपलेट टाइप का कार्बीन बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो जाता है। और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो ये sp हाइब्रिडाइज करके 2 sp हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल बन गए, ये भी sp बन गया, ये भी sp बन गया, और 2 p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक py होगा तो एक pz होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इससे और इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा sp वाले से, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये sp तो हो गए और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। समझ के बाद, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से है। इसमें अगर हम लोग बॉन्ड बनने के बाद अगर इसमें हम लोग टोटल स्पिन की बात करें, इसमें टोटल स्पिन की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन लेकर हैं, तो टोटल स्पिन इसका 1 हो गया। इसका तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ मतलब 1 क्या। और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1, दैट इज़ 2 इंटू टोटल स्पिन यहाँ पर 1 है प्लस 1, तो ये हो गया 3 क्या। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया 3 नहीं। तो इस वजह से सिंगलेट होता है और ट्रिपलेट होता है कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, 2 नहीं आता है। तो इसलिए सिंगलेट और डबलेट नहीं होता, सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है। क्लियर हुई इतनी बात सबको। तो ये लेखा जोखा है कार्बीन्स का, ठीक है, कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब कहीं पर भी कार्बीन के बारे में आपसे कोई भी बातें पूछी जाएगी तो इनमें से ही कोई बात पूछी जाएगी, या इसका रिएक्शन पूछा जाएगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या इसका प्रिपरेशन पूछा जाएगा जो भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। चल नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है भाई, लिख लिया है? अच्छा, एक चीज़ और देख लिया जाए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। पहला है फ्रॉम डाईएजो मीथेन। एक कंपाउंड होता है CH2N2 कॉल्ड डाईएजो मीथेन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इस डाईएजो मीथेन को अगर हम लोग हीट कर दें या हम लोग इसमें HNu है ना, फोटोन से इसको एक्सपोज करा दें, तो ये दोनों जो बॉन्ड है इसका, ये दोनों, इसका होमोलिसिस हो जाता है, क्योंकि हीट और लाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस होता है। तो ये दोनों जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ये लेकर इसको अलग हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेकर अलग हो जाएगा, और फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट से ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। कैसे बनेगी उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गए और इन दोनों के पास, है ना, अभी दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर वो बॉन्ड्स रीअरेंज करके वो नाइट्रोजन गैस बना लेगा। तो ये ऐसा बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस इज़ थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल गैस, और इस कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल से दो मिल रहा है ना, और एक हाईली स्टेबल गैस मिल रही है। तो एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन इज़ पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिकली नाइट्रोजन गैस इज़ हाईली स्टेबल, और जहाँ भी ऐसा प्रोसेस होता है वहाँ पर ये चीज़ फेवरेबल हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी ये चीज़ हो गई है। ये बॉन्ड इसी तरह से टूटा है कि नाइट्रोजन गैस अपने को मिले। ठीक है, तो डाईएजो मीथेन के होमोलिसिस से हम लोग को कार्बीन मिलेगा, और ये जो कार्बीन मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगलेट टाइप का मिलता है। मतलब डाईएजो मीथेन के अगर हीट और लाइट के प्रेजेंस में हम लोग इसको तोड़ें, होमोलिसिस करें, तो सिंगलेट कार्बीन मिलता है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए हम लोग डाईएजो मीथेन का होमोलिसिस करें सेम पहले जैसा हीट या लाइट के प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ कोई हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट ले लें, इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट गैस, जैसे नियॉन ले लें, आर्गन ले लें, या कोई भी ऐसी गैस ले लें इनर्ट सॉल्वेंट के तरह, तो यहाँ पर सेम तरह का होमोलिसिस होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपको कार्बीन मिलता है वो ट्रिपलेट मिल जाता है। समझ रहे हैं बात? ट्रिपलेट कैसे मिल जाता है कि इस सॉल्वेंट में नंबर ऑफ कोलिजन्स हम लोग बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो सिंगलेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन की वजह से अनपेयर्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने को नहीं जानना, बस ये जानना है कि डाईएजो मीथेन को हीट या लाइट के प्रेजेंस में सिंपली ऐसा लिखा है तो सिंगलेट बना दोगे, इनर्ट सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो ट्रिपलेट बना दोगे। ठीक है, एक और तरीका है बनाने का, बोलते हैं फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल होता है कीटीन, इसको भी हम लोग हीट या लाइट से एक्सपोज करा देंगे। ठीक है, दिस इज कीटीन। मतलब ऐसा आपको पता है, देखो ये होता है कीटोन, क्या अगर दोनों तरफ R पार्ट है तो कीटोन, और इन्हीं दोनों सिग्मा बॉन्ड को हम एक कार्बन से जोड़ दें, ऐसा कर दें, तो कीटोन का कीट तो रहेगा लेकिन ये कीटोन ना होके, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच में आ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा कीटीन। कीटोन प्लस एल्कीन इज कीटीन, तो लगभग वैसा ही है। ठीक है, और इसका भी जब हम लोग होमोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल कार्बीन बनेगा, प्लस यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन इधर मिलेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल गैस। एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस इज पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस इज पॉजिटिव,
इसलिए ये प्रोसेस जो है फिजिबल हो जाएगा। और इस केस में भी आपको ट्रिपलेट कार्बीन मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब डाइज़ोमीथेन से सिंपली सिंगलेट, डाइज़ोमीथेन से इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्रिपलेट, और कीटीन से भी ट्रिपलेट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, लेकिन वो जब ज़रूरत आएगी तब हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल कार्बीन के प्रिपरेशन में ये 3 प्रोसेस ही हम लोग को जानना है, क्योंकि ज़्यादा यही से पूछा जाता है। समझ गए इतनी बात? चलिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई बात कार्बीन में बचा है। ठीक है भाई, सिंगलेट और ट्रिपलेट बात समझ में आई गई है। चलो, जो अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस यही टॉपिक बच गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एल्काइन में बढ़ेंगे। चलिए भाई।